जगदीप सिंह साहब गाड़ी में हैं, उनका थोड़ा कनेक्टिविटी की दिक्कत भी हो सकती है, उनको निकलना भी है। आप लोगों से माफी मांगते हुए मैं पहले सिंधु साहब को ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ, नीलू जी और जोशी साहब। और जोशी साहब, आई मस्ट से, इज वन मैन जिनका मेरे पूरे चैनल में, ना केवल मेरे दर्शकों को, बल्कि मेरे मेरे जो साथ काम करते हैं उनको भी इंतजार रहता है कि जोशी साहब को बुला लिया जाए, क्योंकि जिंदगी के मुश्किल चीजों को भी जिस व्यंग्यात्मक रूप में कहना है, मुझे हरदम हरदम हरशंकर परसाई जी की याद आ जाती है कि बहुत बहुत मुश्किल चीजों को भी हंसते हुए जोशी जी कहा जाते हैं और वो अपना घाव छोड़ती हैं। जगदीप सिंह सिद्धू साहब, आज की क्या हालात है? अभी तक जो आपका सेंस है, क्या हो रहा है हरियाणा में? बीजेपी के मैंने रणछोड़ जी कर दिया, हालांकि रणछोड़ जी तो कृष्ण जी का काम था, लेकिन यहाँ जो रण छोड़ा गया, मैं एक चीज सिर्फ ऐड कर दूंगा सिद्धू साहब, और एक बहुत क्विक आपसे उस पर रिएक्शन चाहूंगा। ये जो बात जलील साहब ने कही ना कि एक जो बहाना कहा गया था कि लड़कियां जो होंगी अगर बाहर शादी करेंगी तो उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। ईमानदारी से सारे हिंदू दिल पे हाथ रख के कह दें कि अपने घर में किस हिंदू ने अपनी बेटी को और अपनी अपनी बहन को, कितने हिंदुओं ने अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दी है, ये बता देंगे, और उसके बाद किसी की अगर हिम्मत हो तो इस पे बात करेंगे। ये झूठी, एक सुबह से शाम तक झूठ बोलना, और अपने घर में अपनी बहन को और अपनी बेटी को कुछ नहीं देना है कह के कि उसको तो शादी कर दी थी, उसकी क्या जरूरत है। ये दो मुही बातें हम लोगों, जो नेता जब करता है तो थोड़ा कष्ट होता है। ये झूठ बोलना और अपने ही घर में अपनी लड़कियों के साथ भेदभाव करना, इससे मुझे लगता है कि दो मुही बातें होती हैं। जगदीप सिंह सिद्धू साहब, क्या पॉलिटिकल हालात क्या हैं आज के, आपके हिसाब से? अ, अनम्यूट कर लीजिएगा जी। जी, वर्धन साहब, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, आज जो मतदान हरियाणा में हुआ है वो स्पष्ट संकेत है कि किस प्रकार से हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से, उसकी कार्यप्रणाली से, उसकी पद्धति से परेशान थे और कितना बड़ा आक्रोश उनके मन में रहा पिछले 10 सालों के शासन के लिए। और जो प्रतिशत अभी देखने में आ रहा है वो प्रतिशत बड़ा उत्साहवर्धक है और लगता है कि जब तक चुनाव खत्म होगा, आखिरी आंकड़े आएँगे, तो ये प्रतिशत 70 से ऊपर 72-74 प्रतिशत तक जा पहुँचेगा। जिसके स्पष्ट संकेत ये माने जा सकते हैं कि हरियाणा में एक बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया है और जिस तरह से वो वोटिंग पैटर्न सामने आ रहा है, वो उसका एक लाभ, स्पष्ट लाभ कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। रही बात ये कि कारक हम सब जानते हैं, कारण हम सब लोग जानते हैं, पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो कारण रहे और जो अभी जलील साहब ने बोला कि महिलाओं के सम्मान की बात है, तो हरियाणा के इस चुनाव में ये कहा जा सकता है कि आधी आबादी का जिस प्रकार से भागीदारी अभी चुनाव में रही, मतदान में रही है, वो निश्चित रूप से जो एक सम्मान का प्रतीक जिस प्रकार से विनेश फोगाट एक संघर्ष के दौरान बन के उभरी भारत के लिए महिला खिलाड़ी के रूप में, वो भी इसमें स्पष्ट इंगित होता है। और ये लगता है कि आज के चुनाव में जो महिलाओं का जिस प्रकार से उत्साह था और जो भागीदारी है, वो स्पष्ट रूप से अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश ज़रूर छोड़ा है। और इन इन हालात में लगता है कि कांग्रेस की सरकार अ, आने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने में उनको बहुमत जो अपेक्षित बहुमत है, उससे ज़्यादा अच्छा बहुमत उनको मिलेगा। और पहले भी कई अन्य चैनलों के कार्यक्रमों में और लोकसभा के चुनाव से के समय से मैं कहता आ रहा हूँ कि हरियाणा में अब के विधानसभा में 2005 के रिपीट होने के पूरे आसार हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ये मतदान हो रहा है और जो शाम को जब जब पूरे आंकड़े आएँगे तो उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की और अन्य दलों की क्या स्थिति है। जहाँ तक ये गठबंधन की बात है और जो अन्य दल हैं उनमें मुझे लगता है कि जो जननायक जनता पार्टी और आर्य समाज का जो चंद्रशेखर का गठबंधन हुआ है, वो कहीं भी शायद उनका मुकाबला नोटा के साथ हो, वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। और अन्य जो दल हैं इनेलो और बसपा का गठबंधन है, उसकी भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका सारे चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की 1-2 स्थानों पे उपस्थिति के अलावा मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अ,
नाम भी बचता दिखाई देता है कहीं। तो जी, कुल मिला के अभी तक जिस प्रकार का मतदान हुआ है, वो लगभग शांतिपूर्ण रहा है पूरे हरियाणा में। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत जगह, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रतिविरोध की घटनाएँ हुई हैं, एक-दूसरे से प्रत्याशी के समर्थन उलझे हैं, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु के अपने ही गाँव में वहाँ विरोध हुआ है और आपस में झड़पें हुई हैं। उसके बाद विनेश फोगाट के इलाके में उस विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उसकी गाँव के लोगों से नोक-झोंक हुई, उसको वहाँ से खदेड़ा गया। उसी तरह से महम में जो समर्थक हैं बलराम कुंडू के और बलराम डांगी के, उनमें आपस में काफ़ी झड़पें हुई हैं। नूंह में एक स्थान पे पथराव हुआ है, वहाँ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और जो कृषि मंत्री जिन्होंने कहा था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो हमारे दिल्ली में 2 जो बड़े बैठे हैं, वो 6 महीने में वो सरकार बदल देंगे। उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में भी उनको भी लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने उनसे सवाल किए, उनकी तीखी नोक-झोंक रही और वहाँ से उनको हटना पड़ा। तो हर हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक तरह से पिछड़ी हुई है और जो गढ़ माना जाता था हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो दक्षिण हरियाणा है, उसमें जो वोटिंग प्रतिशत है, उसमें गुरुग्राम में बहुत कम वोटिंग दिखाई दे रही है। फरीदाबाद में बहुत कम प्रतिशत है वोटिंग का। इसी प्रकार से रेवाड़ी और अन्य क्षेत्रों में भी जो साउथ हरियाणा गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये लगने लगा है कि जहाँ-जहाँ वोटिंग कम है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, वो शायद घरों से नहीं निकले हैं और ये बड़ा एक गंभीर चिंतन का सवाल पैदा होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि किस तरह से उन्होंने पूरे प्रयास करने के बाद भी अपने वोटरों का वो मनोबल नहीं बढ़ा पाए और वो चुनाव में सामने नहीं आ पाए और उस उतना मतदान वो नहीं कर पाए। और अन्य जो घटनाएँ हैं, अन्य जो कारक हैं, वो जब शाम को चुनाव समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम आकलन कर पाएँगे कि कौन-कौन से ऐसे विशेष कारण रहे और कौन-कौन से ऐसे विशेष क्षेत्र रहे, जहाँ लोगों ने अधिक मात्रा में वट मतदान किया। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ भारी संख्या में लोग बाहर निकले हैं, मतदान किया है और जो एक सामाजिक ध्रुवीकरण का सवाल था, जो 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी निरंतर कोशिश कर रही थी उसको कहा जाएगा तो हरियाणा से ये सबक मिलता है कि वो सामाजिक ध्रुवीकरण को हरियाणा ने नकार दिया है और ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी जब नूंह में दंगे हुए थे, तो हरियाणा के समाज ने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े होने का जो उस समय एक एक संकल्प लिया था, वो आज के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि वो जो समाज है, समाज में जो हरियाणा का जो सिद्धांत है भाईचारे का, उसको मजबूती मिली है और हरियाणा का जो भगवाकरण करने की 10 साल में कोशिश की गई, वो बिल्कुल एक तरह से फेल हो गया है। और जो प्रचार रहा राहुल गांधी का, उसका प्रभाव दक्षिण हरियाणा में स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगा। जी। मैं सिर्फ़ एक सिंधु साहब एक छोटा प्रश्न पूछ के फिर आपको छोड़ दूँगा। मुझे सिर्फ़ ये बता दीजिए कि मेरी जिन अभी कुछ लोगों से बात हुई है और अभी वो शायद रात में हम उसको उस प्रोग्राम को भी करेंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2, इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस के रिबेल हैं, वो 1 नंबर या 2 नंबर और बीजेपी तीसरे नंबर पे कुछ स्थानों पे ढकेल दी जाएगी। अब ये 5 होंगे कि 10 होंगे कि 12 होंगे कि 15 होंगे, लेकिन इस तरह की भी स्थिति देखने को मिल सकती है कि बीजेपी 3 नंबर की पार्टी, कांग्रेस और कांग्रेस के रिबेल के बीच में भी एक रस्साकशी है और जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जीते कोई भी, अल्टीमेटली वो गेन कांग्रेस का ही होगा। इस पे एक छोटी टिप्पणी। जहाँ तक वोटों के सवाल है हरियाणा में एक सामान्य-सी बात कल रात से चल रही है और पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी कि वोटों को खराब नहीं करेंगे लोग और आपस में उनका ये निर्णय था कि वोटों को खराब ना किया जाए। दूसरी बात ये आती है कि जो जितने भी रेबल हैं या जो भी अन्य पार्टियाँ हैं, अगर वो आंकड़ा मैं बताऊँ तो जो हरियाणा का चुनाव है, वो आज की स्थिति में पच कल रात तक हम जब आकलन कर रहे थे तो 55-35 की स्थिति में खड़ा था। 55 यानी कि 55 कांग्रेस और 35 में सभी अन्य दल भले ही वो रेबल हों, भले ही वो पार्टियों के हों, भले ही भारतीय जनता पार्टी के हों और इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि 55 से कम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आने की उम्मीद और भारतीय जनता पार्टी या जो भी अन्य है वो 35 से नीचे ही रहेंगे
और अगर जो घटेंगे, अब 35 से जो जितने कम होंगे वो कांग्रेस की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। तो ये आंकड़ा जितने 35 से कम होते चले जाएँगे, अगर वो 25 पे आ गए तो कांग्रेस 65 पे चली जाएगी। और अगर वो 20 पे आ गए तो कांग्रेस उसी तरह से 70 पे चली जाएगी। आज परिस्थितियाँ ऐसी लग रही हैं और जिस प्रकार का चुनाव जितना बहुल संख्या में चुनाव हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये जो इक्वेशन है, ये उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक रेबेल की बात आती है और जो भी ये लोग खड़े हैं, कोई ज़्यादा बड़े मुकाबले मुझे लग नहीं रहे और जो निर्दलीय हैं, उनमें 4 या 5 निर्दलीयों के आने की उम्मीद है और बाकी अन्य पार्टियाँ मिला के भी 3 या 4 सीटें निकल सकती हैं। बाकी 12 से 13 सीटें 9 से 13 14 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की उम्मीद है। बाकी अभी देखते हैं कि क्या परिणाम आएँगे।